अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, बैरेट एंड हॉटसन यूनिवर्सिटी। नई यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में के सबसे बड़े शहर कराची में। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और उसके बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स और टीचर्स इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में हर तरफ बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ डैम की और वाटर क्राइसिस जो कि सर पे खड़ा हुआ है इसकी। इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट्स को बैठाया जाए, इस पर बात हो और जो अंदेशे अगर किसी को हैं किसी तरह के या इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आवाम के ही क्वेश्चंस जो हमारे पास आते रहते हैं और या स्टूडेंट्स भी हमारे सामने मौजूद हैं वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो इनसे पूछें कि ये जो डैम्स हैं कितने बनने चाहिए, कहाँ कहाँ बनने चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्यों अब तक हम नहीं बना सके, और वाटर क्राइसिस जो है उसमें पानी का जो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मौजूद है उसमें हम किस जगह पे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब। आप डायरेक्टर हैं जियोलिंक्स के, विजिटिंग प्रोफेसर हैं इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी USA के। आपको वेलकम कहते हैं सर। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म अली खान साहब। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा जमाल साहब। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैरीन बायोलॉजी के। आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नज़ीर अहमद लोन साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं बैरेट हॉटसन यूनिवर्सिटी के, फॉर्मर कंसल्टेंट हैं ऑन ग्लेशियर लेक, और उसके अलावा आपका ताल्लुक गिलगित से है, तो गिलगित में क्या सूरत हाल है और वहाँ जो हमारे पास इतने ख़जाने मौजूद हैं उस तरफ भी हम आपसे जानेंगे और पूछेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, दुनिया भर में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है इस सब्जेक्ट पर। सबसे पहले तो ये फरमाएँ कि अभी बहुत ज़्यादा फोकस है और इनिशिएट जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने लिया इस पर, उसके बाद इस गवर्नमेंट ने ऐसा लगा कि सबसे कि सब फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर है और गवर्नमेंट ने आते ही जो है वो फंड रेजिंग भी इस पर शुरू की डैम्स के लिए। सबसे पहले फरमाएं कि हम कितने लेट हो चुके हैं इस इशू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक डैम्स के तामीर का ताल्लुक़ है, हम बहुत ज़्यादा देर हो गई है इसमें, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। हमको ये डैम आप अंदाज़ा लगाएं, अयूब खान के ज़माने में जब बने थे उसके बाद से अब तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने भी इस पर कोशिश नहीं की। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा पूरी दुनिया में था, पाकिस्तान जो है उसकी वजूहात में उसका हिस्सा ना होने के बराबर है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात हैं, लेकिन जो सब मुतासर होने वालों में वो टॉप लाइन के ऊपर आता है, यानी उसका सबसे पहले आता है कि वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा और उसके आसार हमें नज़र आने भी शुरू हो गए। अभी 1-2 साल पहले मैंने रज़ाकाना तौर पे जब मैं यहाँ आया था तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान में से लेके जहाँ से ग्लेशियर ओरिजिनेट हो रहे होते हैं वहाँ से लेके दरिया सिंध के हैदराबाद तक के तकरीबन 70 सॉइल से पानी के सैंपल का मैंने नमूने एनालाइज किए थे एक NGO के साथ मिलके, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है कि उनमें ज़्यादातर आर्सेनिक और लेड की यानी इतनी ज़्यादा मकदार थी जो कि जो सीपा हमारा है या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज है उनकी लिमिट से कई गुना ज़्यादा थी। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि यही पानी जिस पे हम रिलाई करते हैं, इन्हिसार करते हैं, यही हमारे हर चैनल में मौजूद है और हमारी हुकूमत ने या किसी ने भी कोई भी इसके रोकने के लिए कोशिश नहीं की। बदकिस्मती ये है कि ऊपर से लेके गिलगित से लेके आप नीचे आएँ, किसी जगह चले जाएं जहां बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पाकिस्तान के बेहतरीन आबशार हैं, जहां से आप लाखों रुपए का ज़र मुबादला टूरिस्ट को प्रमोट करके ले सकते हैं, वहां आप देखेंगे गंदे सर होटल हैं जिनका सारा फुजला। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, डॉक्टर साहब दोबारा तशरीफ लाऊंगा आपके पास में। डॉक्टर मौज़म, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आप ये फरमाएं कि पिछले ख़ास तौर पर 10 से 15 सालों में ओवरऑल अगर हम पूरी ग्लोबली बात करते हैं, दुनिया ने बड़ा फोकस किया क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के ऊपर जो है, और पानी और डैम पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहा। हमारे मुल्क में क्योंकि और दूसरे अंडर डेवलप कंट्री हैं, बेनता दूसरे इश्यूज़ मौजूद हैं, तो हम उससे ही निकल जाते, तो हम ये सोचते।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये थोड़ा इदराक करवाएं आवाम को भी, और शायद अरबाब इख्तियार को तो थोड़ा सा हो गया है कि ये क्या बाकी जो अदर देन इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, गुर्बत का है या हम अमन अमान के इशूज़ पे बहुत चिल्लाते रहे, वो भी एक बड़ा मसला रहा पाकिस्तान में, या हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं, इवन पॉलिटिकल इशूज़ पे और दूसरे बहुत से, तो उनसे ये कहीं क्या ज़्यादा बड़ा इशू है वाटर क्राइसिस का और डैम का? जहाँ तक इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। हमें जो कुछ करना है वो आज से और अभी से करना है। आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, तो ग्लोबल वार्मिंग बुनियादी तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को उर्फ आम में ये कहेंगे कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन देखें ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से, तो दैट इज़ टोटली इनसिग्निफिकेंट। हमारा कंट्रीब्यूशन तो 0.3% से भी कम है। तो हम एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के ज़िम्मेदार नहीं हैं, अलबत्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही हैं हम अगर आप फोकस डैम और वाटर पे करें तो जी। अच्छा, अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हो रहा है और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 1947 से लेके अब तक अगर आप पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज टेम्परेचर देखें तो ये तकरीबन 1.6 डिग्री सेल्सियस, कुछ लोग कहते हैं 0.8 डिग्री सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। और आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है रीसेंट, उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे 40% ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई की गई है, और जो साउदर्न पार्ट है वहाँ 20% कम बारिशों की पेशन गोई। पानी के हवाले से पाकिस्तान रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ वाटर स्कैर्स कंट्री, और इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान इज़ अमंग टॉप 8 कंट्री विच इज़ ऑन क्लाइमेट चेंज हिट लिस्ट। तो हमें दो तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरे वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर नज़ीर अहमद लोन साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं इस तरफ से। ये फरमाएं कि ये जो मतलब दुनिया के जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है ये हमारे पास है, ठीक है, और इसे हम बड़े फ़ख्र से बताते भी हैं कि जनाब K2 हमारे पास है नंबर 2, और टॉप 20 के अंदर जनाब आधे पहाड़ तो हमारे पास ही हैं। इस टॉप लेवल पे होने की वजह से ग्लेशियर्स भी हमारे पास हैं। तो और माजी में आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले चले जाएं तो ये कोई ख़तरा समझा ही नहीं जाता था यार कि हमें तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं पानी की जो है। तो आपका ताल्लुक उस एरिया से भी है, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो ये इतना बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, गो के ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट हो रहा है और वो भी एक वक्त आएगा कि नहीं रहेगा, तो ये ख़तरा क्या है या नहीं है, या इस सब्जेक्ट को कैसे समझाना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है कि हम कहते हैं ना, पहले तो पानी, वाटर इज़ लाइफ, पानी क्या है? ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने हर जानदार शे को पानी से पैदा किया। पानी जो है कुदरती जो ज़खायर हैं दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा हिमालय, हिंदुकुश, कराकोरम, 3 ग्रेट माउंटेन जो रेंजेस हैं, लकली वो सारे उस खित्ते में है, गिलगित बल्तिस्तान में जी। अब इंडस, माइटी इंडस जिसको हम कहते हैं, दरियाए सिंध, फ़ख्र से कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन, इंडस पानी, तमाम चीज़ें, और उसकी वाकई फ़ख्र करना चाहिए कि ये आता भी वहाँ से। अब वहाँ से जो पानी आ रहा है, ये जो ग्लेशियर्स हैं, हमने उसकी क्या कदर की? मेरा जवाब है कदर नहीं की। मसला क्या पैदा हुआ है? बुनियादी तौर पर ग्लोबल वार्मिंग, डॉक्टर साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई 1900 से शुरू हुई, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट दुनिया पे, हम जिम्मेदार तो नहीं हैं, लेकिन पानी को ज़ख़ीरा करना तो हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमने नहीं किया। उसका इम्पैक्ट से हमें जो नुकसानात हुए हैं, अब हमें पता चल रहा है बारिशें बढ़ रही हैं तो ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं जी। जितने तो जाहिर बात है फिर आगे सोर्स से कम होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो इंडस जो है हमारा, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, ये लाइफ लाइन कहलाता है हमारा एग्रीकल्चर का इंडस, और 90% डिपेंड करता है हमारा सारा सोर्स इंडस पे। और
आप इस पे देख लें 90% जिस चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं और वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उसका हम केयर नहीं कर रहे, पानी को रिजर्व नहीं कर रहे, रिजर्वायर्स नहीं बना रहे, तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? प्रोफेसर डॉक्टर पीरजादा जमाल साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। सर ये फरमाइए कि ये जो डैम्स हैं, आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान में जो उस वक्त स्टैटिस्टिक है कि कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़, जो नेबर कंट्रीज़ है, हम उसके 5% 10% पे आते हैं कि जो हमने डैम्स बनाए हैं चाइना से अगर हम कंपैरिजन करें तो, या अगर इंडिया से भी कंपैरिजन करते हैं तो उसके मुकाबले में बड़े कम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि छोटे डैम्स, बड़े डैम्स, कितने डैम्स बनने चाहिए, क्या इस वक्त ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक मरीन बायोलॉजी है, नाम है मरीन साइंटिस्ट। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कोई इनकार नहीं है कि डैम्स की हमें डेफिनेटली ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे थे कि इंडस के ऊपर हम डैम्स लगाएं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इंडस का जो ओवरफ्लो एक्सेसिव वाटर है जो हमारे 2-3 महीनों में समंदर की तरफ आता है, तो उनको हम स्टोर कर सकें और समंदर की ज़रूरत जो पानी की है फ्रेश वाटर की, इंडस डेल्टा के बिल्ट अप में उसकी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर, वो भी हम उसको भी अपने नज़र में रखें कि वो भी एक अहम ज़रूरत है जिस पे आपकी फ़िशरीज़, आपका बहुत बड़ा इकनॉमिक सेक्टर जो फ़िशरीज़ का है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको एक डॉलर टर्म्स में या रुपीज़ टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करें कि आप क्या लूज़ करेंगे समंदर से अगर पानी नहीं आएगा, या वो मफादात जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेंगे या ह्यूमन बीइंग को पानी पीने के, वो किधर हम बैलेंस करेंगे। तो इसका जो फैसला है वो एक्चुअली एक बड़ी अच्छी टेक्निकल और साइंटिफिक बुनियादों पर होना चाहिए, न कि ये सड़कों पर और जो पॉलिटिकल उस पे जलसों में हो। ये इस तरह के, मैं आपको एक्सपर्ट तो नहीं समझता, लेकिन ऐसे हम बेशुमार एक्सपर्ट्स हैं जहाँ से ये राय ली जा सकती है और इस पर बड़ा अच्छा काम हो सकता है और किया जा भी रहा है और बहुत किया गया है। यहाँ जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके जहनों में भी बहुत से सवालात हैं और इनके पास भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ इनके अपने जज्बात भी हैं पाकिस्तान में डैम बनाने के हवाले से। तो ये क्या शेयर करना चाहेंगे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं बैरेट हॉटसन यूनिवर्सिटी कराची में और बहुत ही काबिल स्टूडेंट टीचर्स वक्त मेरे साथ हैं। सवाल लेकर आए हैं हम यहाँ पर वाटर क्राइसिस एंड डैम इशू का। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजूर अनवर खालिदी साहब, आप डीन मैनेजमेंट साइंसेस हैं। सर फरमाएं, ये ज़रा कुछ जो लोग अभी तक इस अहमियत को नहीं समझे हैं और शायद वो ये समझ रहे हैं कि कुछ ये रिजर्व्स हमें बढ़ाने हैं तो इसलिए ये डैम फंडिंग हो रही है, या ये कुछ मीडिया डाइवर्जन कन्वर्ट किया गया है, लोग सिर्फ पानी और डैम पे बात करते रहे, दूसरे इशूज छोड़ दें। तो इस इशू को जिंदा रखना और आवाम को बताते रहना कि नहीं ये हमारे सर्वाइवल का इशू है, कितना ज़रूरी है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये है कि डैम्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं हमारे तरबेला, मंगला वगैरह, वहाँ जो है वो पानी जब आता है तो उसके साथ मिट्टी भी आती है, तो सिल्टिंग होती है, तो उससे जो है ना उसके रिजर्वायर की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो उसके मंगला में उसकी हाइट इंक्रीज़ किए थे लोग, डबल किए थे, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी कैपेसिटी जो है ना इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन तरबेला की जो है कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वी नीड, यानी जो ये स्नोफेड डैम्स हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसको रिजर्व करने के लिए वी नीड मोर डैम्स अपस्ट्रीम उस एरिया में। ठीक है, दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा हाइप उस पर होती है कि पानी जो है ज़ाया हो जाता है, ठीक है, समंदर में चले जाता है। ठीक है, उसमें जो है ना फिर ये लोग टोटल फिगर देते हैं कि इतना साल में ज़ाया होता है। उसको अगर आप मंथली देखें तो उतना ज़ाया नहीं होता है, इसलिए कि हमारे इंडस डेल्टा में जो है सी वाटर इरोजन हो रहा है, ठीक है ना, और बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है ज़ाया हो रही, जितना जाना चाहिए सी वाटर इरोजन के लिए उतना जा नहीं रहा है। ज़्यादातर जो जाता है वो मानसून की रेन से आता है, और वो अपस्ट्रीम डैम्स से जो है मानसून की रेन को जो है आप कवर नहीं कर सकते, उसके लिए जो है डाउनस्ट्रीम डैम बनाना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो चंदे से डैम का ख़र्चा निकाल रहे हैं उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ।
ठीक है, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू टैक्स, और टैक्स के ज़रिए जो है आप पेट्रोल के ऊपर जो है आप टैक्स लगा सकते हैं 1 रुपया, बिजली के ऊपर लगा सकते हैं 1 रुपया। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना टैक्स नहीं देते, और वही सबसे ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, इनकम टैक्स। ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ टैक्सेशन इज आपको जो है वो कैश फ्लो का अंदाजा होता है, कितना आपके पास कितना आएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि हम डैम इसलिए बना रहे हैं कि पहले जो बने हुए डैम हैं इसमें सिल्टेशन की वजह से हमें इसके ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो गई है। तो मैं यहाँ इस बात से मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि चाहे उसमें सिल्टिंग हो रही होती चाहे ना हो रही होती, हमें डैम्स की ज़रूरत थी। उसकी वजह क्या है कि दुनिया के हर मुल्क ने ये इंतज़ाम किया हुआ है कि उसके यहाँ कम से कम पानी का कितने दिनों का ज़ख़ीरा होगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 डेज़ का ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है इन डैमों में। इंडिया के पास 228 दिन की गुंजाइश है, जबकि अगर चाइना और अगर अमेरिका को देखें तो उसमें गुंजाइश सालों की आती है। तो हमको नामुसाइद हालात से बचने के लिए अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए डैम को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये है आपने जो कही कि हम मानसून की रेंज से डैम्स को नहीं भर सकते, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा माज़रत के साथ इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफ़ानी बारिशें अपर हिमालयाज़ रीजन में या ट्रॉपिकल एरियाज़ में हो रही हैं। इंडिया ने अपने यहाँ तकरीबन कितने डैम बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि जो मानसून की बारिशें हों और जो सैलाबी सिचुएशन पैदा हो तो उसमें से मैक्सिमम जितना वाटर उसको ज़रूरत पड़ेगा उसको अपने स्टोर कर ले। अब उसके बाद उसको पानी हर हाल में छोड़ना है, उससे वरना उसके यहाँ खुद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गांव और देहात जो है तबाह हो जाएंगे सैलाबी पानी की वजह से। वो पानी जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो उस एंटर होने की जगह पे या उससे पहले आपको उस पानी में अपने यहाँ सैलाब क्रिएट करने से पहले उसका रोकना ज़रूरत है। तो दूसरी वजह आपकी यह है कि आपको इसलिए भी पानी रोकना है कि तूफ़ानी बारिशों के और सैलाबों से बचना है, तो आपको डैम बनाना है। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, वाइस चांसलर बैरिट हॉटन यूनिवर्सिटी के। सर, आप ये फरमाएं कि अकेडमिक्स में ख़ास तौर पे और हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस सब्जेक्ट को समझें। एनवायरमेंटल साइंसेस तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या समझते हैं कि कहाँ ये सब्जेक्ट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है इंजीनियरिंग के अंदर और उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है? अभी मेरे साथ मेरे कोलीग हैं डॉक्टर खालिदी साहब, उन्होंने भी 2-3 पॉइंट्स रेज़ किए। अब आप बात कर रहे थे कहाँ इस इशू को उठाना चाहिए। ऑब्वियसली पब्लिक लेवल इस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक प्रेशर ही हो सकता है जो कि हमारे जो इश्यूज़ अक्सर पैदा होते हैं ख़ास तौर पे डैम के मामले में, इसके अंदर पॉलिटिकल जो है इसको पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है बड़े क्विकली। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट फोरम है कि अगर पब्लिक लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पानी की सीवियर क्राइसिस इम्पेंडिंग है, 2040 तक तो कहते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ये कंट्री। 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सीवियर एंड इट्स गोइंग टू गेट वर्स्ट। इस लेवल पे अगर पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस हो, जैसे स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आप इवन चंदे से ही बात कर लें, मैं आई डोंट माइंड कि अगर इस तरीके से लोगों में कम से कम ना सिर्फ अवेयरनेस तो आ रही है, अवेयरनेस के अलावा उसमें ओनरशिप भी आ रही है कि दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सम एक्सटेंट। कर्नल रिजवान साहब, आप फरमाएं सर, क्या कहना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और जो हम बहुत देर से जागे हैं, अब हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर सोना नहीं है। गो के ये एक दिन में डैम नहीं बन जाता, कोई जादू से नहीं बन जाता, ऑफ कोर्स टाइम लगता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। इसमें हुकूमत टेम्परेरी, क्योंकि ये फैसला नहीं है कि फ़ौरन जनाब तख्ती लगा देनी है, लेकिन इसको हमें तेज़ बुनियादों पे और हंगामी बुनियादों पे, और ख़ास तौर पे जो बात हो रही है कि जो हमारा पानी इतना बड़ा वेस्ट होता है एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, वहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर और बल्कि इनकलाबी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है कि डैम तो बनता रहेगा, पानी पहले जो पानी मौजूद है उसको तो हम बचा लें जो 50% लॉस्ट हो रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। एक हीट स्ट्रोक की वेव चली थी 2 साल पहले आई थी, और कितने लोग अचानक आनन फानन उन 3 दिनों में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे, सड़कों पे अच्छे लोग हो गए थे हीट स्ट्रोक से। तो मत भूलें कि पानी का क्राइसिस कितना बड़ा है।
आज भी थर के अंदर पानी के क्राइसिस की वजह से जो थर में सूरत हाल बनी हुई है, एवरी ईयर एवरीबडी इज ट्राइंग के वहां पे जाके पानी पिला दिया जाए, लेकिन थर की कहर साली खत्म नहीं हो रही और थर के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा, थर की अमवात बढ़ती जा रही है। चाइना 22,000 डैम्स हैं। चाइना में कितने हैं? 22,000 डैम्स। इंडिया के पास 4,200 डैम्स है और पाकिस्तान के पास छोटे बड़े टोटल मिला के 3 बड़े हैं, बाकी टोटल मिला के 150 डैम्स हैं। आप मुझे ये बताएं, कोई भी, जैसे खालिदी साहब की बात को मैं मसलन आंसर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे जहनों में पब्लिक में क्या आते हैं कि यहाँ हम इस पानी को अगर रोका जाए तो आगे जो दरिया में जो गिरना चाहिए पानी, वहाँ ये मसाइल होते हैं। तो जब मेन जो प्रॉब्लम आ रही, कहाँ आ रही? जैसे मैंने बात बताई, 1.3 बिलियन HKH रीजन के ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दुनिया के 9 जो बड़े दरिया हैं इंक्लूडिंग इंडस, यांगजे जो है चाइना का 30,000 जो है मेगावाट बिजली वो यांगजे से पैदा कर रहे हैं। यांगजे इज द बिगेस्ट डैम। और इसी तरीके से इंडिया जो है वहाँ से इतनी ही मसन थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट बिजली जो है अपने दरियाओं से पैदा कर रहा है। हमने बजाय इसके कि उससे पानी भी स्टोर करते, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर, एक तरफ हम कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री, जब पानी स्टोर ही नहीं कर रहे उसको आगे, तो पानी होगा नहीं तो एग्रीकल्चर को कहाँ से दोगे? हमारे पास बुनियादी एक तो बात है पानी को स्टोर प्रॉपर करना और दुनिया को भी देखना। डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, इंडिया के पास जो है, अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बारिश हमारे यहाँ कितनी होती है? सिर्फ 3 मंथ्स में बारिशें होती हैं। और ये भी याद रखें डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बिजली, हम पानी हमारा जो है वो इंडस के ऊपर हम 90% डिपेंड करते हैं, बारिश में नहीं करते। तो जब जो 90% पे जिस जो सोर्स पे आप रिलाई कर रहे हैं उसको स्टोर नहीं कर रहे, और जो दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है ग्लेशियर्स का, 15,000 ग्लेशियर्स हैं वहाँ। कितने बताए सर? 15,000। और ये वो फिगर्स हैं जो मसलन इंटरनेशनल बॉडीज ने दी हुई हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि ये यूएन ने कहा, यूएन ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया कि बुनियादी तौर पर पूरा एशिया, पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया है, ये नेक्स्ट जो 100 ईयर्स में यहाँ ज़िंदगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जीना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी नहीं है, ये यूएन की मसलन। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था कि ये कुछ फिगर्स आप तक पहुँचाए जाएँ। और यहाँ जो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ये भी अपने जज्बात ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, तो हम आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची में बैरेट हॉस्टन यूनिवर्सिटी में, और डैम्स पर बात हो रही है, वाटर इश्यूज़ पर। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लास्ट 2 सेशंस में बात की, और अब हम कुछ नौजवानों के ख्यालात जानना चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर कितना सीरियस हैं, क्या आपके जज्बात हैं। तो कुछ स्टूडेंट से आगाज़ करेंगे। जी जनाब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सेल्फ जोएब अकरम। सर, हम जो डोनेशंस और चंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम विद इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी क्या है कि वो सारा पैसा डैम पे लगेगा? क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये पैसा उस पर लगाएंगे, किसी और पे लगाएंगे? देखेंगे, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो जज्बात हैं, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं, उसको कई बार मजरूह किया गया है, लेकिन हम ये यकीन रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी, और अपने तमाम जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का धोखा किसी के पैसे के साथ नहीं होगा। आप ये बेफिक्र हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आमतौर पर देखा गया है कि जो बड़े बड़े सूबे होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उन तक पानी ज़्यादा मेरे ख्याल से पहुंचता है। और जो देखा जाता है, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे मीरपुर ख़ास हो गया, हैदराबाद, जो छोटे छोटे शहर हैं, उन तक पानी उस तरह नहीं फराम किया जाता जिस तरह हम बड़े शहरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, और अब तो कराची में भी जो हमारे आम लोकल जो घर के सामने जो घर है, या हर जगह पानी की कमी है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम तक पानी पहुंचाने से पहले आप उन छोटे शहरों का प्लीज़ करें जो कहीं से पानी ख़रीद नहीं सकते। वो लोग बेचारे मतलब पानी के बगैर रह रहे होते हैं, बहुत वहाँ पे गंदगी है और बहुत ज़्यादा। दैट्स माय बिग क्वेश्चन। ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत अच्छी बात की गई कि
छोटे छोटे शहरों तक, छोटे छोटे कस्बों तक ये पानी पहुंचाया जाए। और दूसरा मसला ये है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो लगे हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं, ये हम पहुंचते हैं, ये किस तरह से मतलब एक कंपनीज़ अपने आप को प्रोमोट करती हैं, लेकिन हम जो है उन पर एक्शन नहीं लेते। उन पर हमें क्या इकदाम लेने चाहिए? टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मिल रहा है? लोकली लोगों को अवेलेबल नहीं, और टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मिल रहा है कि हम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के टैंकर डलवाते हैं? सर, रिसेंट सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान का जो 80% हिस्सा है वो फ्लड रिस्क जोन में है सर। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो फ्लड आएगी उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगी, तो गिलगित बल्तिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का भी कोई ख्याल रखा गया है इसमें? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेवेंट है। एक जो स्टडी हमने कंडक्ट की थी प्रीवियसली UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की, ग्लफ्स के ऊपर, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होता क्या है। बुनियादी तौर पर जो ये एच का जो रीजन है, हिमालय, कराकुम एंड हिंदुकुश, दुनिया का दूसरा बड़ा जो है ज़ख़ीरा है। तो 40 से लेके 60 मीटर्स पर डेकेड जो है ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या होता है, लेक्स बनती हैं। रिजल्टेंटली पानी पिघलता है, लेक्स बनती हैं, स्टेबिलिटी उनकी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो जब ब्रस्ट होता है उसको कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो कि स्टूडेंट ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो किया है। और उसके नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं बुनियादी तौर पर उसके एग्रीकल्चर के भी हो रहे हैं, लोगों की लाइफ भी मुतासिर हो रही है। और वो जो एरिया है दूसरा, उसके अलावा मसलन ज़िलज़िला, लैंड स्लाइडिंग, अताबात आपके सामने है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो उसके हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि इनफ रिसोर्सेस एलोकेट हों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम सोचें, जो कि UN भी इस हवाले से बहुत फोकस करता है। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, पूरे वर्ल्ड में ये वाटर क्राइसिस का इशू है, और हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने सर्टेन परसेंटेज कोटा मुकर्रर कर लिया है, उस पे पर पर्सन को कुछ गैलन्स पानी रोज़ाना मिलते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी ये सर्टेन क्राइटेरिया रख के वाटर को सिक्योर किया जा सकता है? सर, मैं ये ऐड करना चाह रहा था, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हम मुख्तलिफ हवालों से अभी पूरे प्रोग्राम में बात करते रहे कि गवर्नमेंट्स हो रही थी, तो मेरा सवाल है हम इस हॉल में बैठे हर शख्स से कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू और वाटर क्राइसिस का इशू तकरीबन पिछले 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमने इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा किया? हमने कितना अपना हुब्बुल वतनी का किरदार अदा किया, या हम सिर्फ बात ही करते रहे और पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का इशू इतना शिद्दत इख्तियार वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, सर आपसे मैं इस सवाल की तरफ आंसर चाहूँगा, और क्योंकि हमने जहाँ उस पानी को बचाना है वहाँ उन ग्लेशियर्स को भी महफूज करना है। जी हाँ, इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचने के लिए तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। जी, वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं अपने शहरों में, उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं कि उनके यहाँ गैसेज और फैक्ट्रीज़ के इमिशन जो हैं वो कम से कम हों, क्योंकि तरक्की तो हर एक कौम को करना है, और तरक्की का मतलब है पावर कोई भी दुनिया में लूज़ नहीं करना चाहता, चाहे वो इंसानियत के नाम पे हो चाहे किसी पर पे भी हो, अपनी पावर कोई यूज़ नहीं करना चाहता। इसकी आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल देख लें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो भी इसके ऊपर साइन करने पर तैयार नहीं है, और वो भी ऐसे कवानीन बनाने पर तैयार नहीं है जिससे पे ग्लोबल वार्मिंग, वो समझने पर तैयार नहीं है कि दुनिया में एक साइंटिस्ट का, जिनको मैं कमर्शियल साइंटिस्ट कहता हूँ, उनकी रिसर्च यही है कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं हो रही, ये सब कुछ लोगों का ये मफरूज़ा है, लेकिन बहरहाल उसके असर दुनिया भर में है, तो उन्होंने इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी हैं। हम बहुत हद तक उससे बच सकते हैं। 6 साल पहले बीजिंग, जिसके में दिन के वक्त धुआं छाया रहता था, आज अभी पिछले जब हफ्ते मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ मोटरसाइकिल बैटरी से चल रही हैं, बसेस बैटरी से चल रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल ट्री बीजिंग यूनिवर्सिटी और पूरे शहर में इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता था कि शायद मैं पाकिस्तान में किसी जगह आ गया हूँ जहाँ सिड्रस देवदार, पाकिस्तान का नेशनल ट्री देवदार, इतनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने अपने यहाँ लगाया हुआ था। तो ये तरीक़े ऐसे हैं जिससे रोका जा सकता था। फिर ग्लेशियर के बारे में भी देखिए, 2 स्टडीज़ हैं जिस पे बहुत कम लोग इत्तेफाक करते हैं। साइंटिस्ट के ग्रुप का ये कहना है तजुर्बात की बेस पे
कि हमारे कुछ वेस्टर्न ग्लेशियर जो हिमालयन वेस्टर्न ग्लेशियर हैं वो स्टेबल हैं, अभी उन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं हुआ। अच्छा, एक का जवाब यहाँ दिया गया कि साहब ये क्या मजाक की बात है, दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की नज़र से हमारे ग्लेशियर क्यों स्टेबल हैं? तो भाई उसकी एक वजह है साइंटिफिक, क्योंकि हमने खुद रिसर्च नहीं की। हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने इलाके की बुनियाद पर रिसर्च करनी पड़ेगी। हमें दूसरों के रिजल्ट से उनके नुकसानात का तो अंदाज़ा होता है, लेकिन उनको आप अपने यहाँ किस तरह लागू करेंगे आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे ग्लोबल वार्मिंग के असरात मुख्तलिफ़ अंदाज से हो रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अंदाज से होंगे। हम ग्लेशियर को अपने से, अच्छा हमारे यहाँ जो वेस्टर्न ग्लेशियर हैं, मेरी अपनी जो हमने उर्दू यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में पहली मरतबा ग्लोबल वार्मिंग पर जो रिसर्च शुरू की थी, जो ब्रांच मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है, उसके अलावा जो वेस्टर्न कुछ साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि जो अभी भी कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बारिशें हमारी हिमालयाज़ के एरियाज़ में बढ़ जाएंगी। नंबर 2 जो है, कुछ ग्लेशियर अभी पिघलना शुरू नहीं हुए बल्कि वो स्टेबल हैं। उनके स्टेबल होने की वजह साइंटिफिक ये है कि आप ये देखें कि उन ग्लेशियर्स के क्यों पिघलते हैं, यानी दर्जा हरारत के ज़्यादा पहुंचने की वजह से जो दुनिया में बढ़ रहा है वो क्यों नहीं पिघल रहा है? इसलिए कि उन ग्लेशियर्स के जो स्लोप हैं वो उस एंगल पे हैं कि जहाँ पे सूरज की रोशनी कम वक्फे के लिए पड़ रही है या ऐसी पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पिघलें। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती से है, लेकिन हमें इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा जमाल साहब, सर फरमाइए, जैसे जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी आए तो इसको कैसे